सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। 10-11 दिन के गैप के बाद में पॉलिटिकल एक्टिविटी, इलेक्शन एक्टिविटी फिर से आरंभ होने वाली है, फिर से पारा चढ़ने वाला है। कल से तीसरे फेज़ का चुनाव आरंभ हो जाएगा और फिर लगातार चुनाव होंगे। कल तीसरा फेज़ है, उसके 6 दिन बाद यानी 13 तारीख को चौथा, 20 को पाँचवा, 25 को छठा और 1 जून को फाइनल 7वां फेज़ है। और कल के तीसरे फेज़ में 94 कॉन्स्टिट्यूंसी जा रही है इलेक्शन में। और 94 के साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी जिसको जाना था चुनाव में दूसरे फेज़ में, यानी मध्य प्रदेश की बैतूल, वो कॉन्स्टिट्यूंसी भी चुनाव में कल जा रही है। तो आइए पहले ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ चुनाव होने हैं और उसके बाद फिर हम विवेचना करेंगे कि हमारे अनुसार, हमारे विश्लेषण के अनुसार। देखिए, ये ना तो ओपिनियन पोल है और ना ही एग्जिट पोल है, लेकिन हमारा विश्लेषण तो हो ही सकता है। तो हमारे विश्लेषण के अनुसार तीसरे फेज़ में कब कहाँ क्या होने वाला है, इस पर भी हम फिर विश्लेषण करेंगे। तो कहाँ कहाँ चुनाव होने वाले हैं, देखिए, गुजरात की पूरी स्टेट जो है, पूरा प्रदेश जो है वो चुनाव में जा रहा है। 26 सीटें वो है, साथ में 2 सीटें उससे लगती हुई, जो 2 बिल्कुल दक्षिणी गुजरात में, एक तरफ दादरा नगर हवेली है महाराष्ट्र से लगती हुई, दूसरी तरफ महाराष्ट्र से लगती हुई दमन है, और दीव जो है वो सौराष्ट्र के पास पड़ता है। तो दमन, दीव और आपका दादरा नगर हवेली, ये 2 ट्रेडिशनल है। ये दोनों 2 हुआ करती थी यूनियन टेरिटरीज, अब बन के 1 हो गई है। लेकिन चूँकि पुराना डिलिमिटेशन है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूंसी अभी भी अलग है, 2 है। तो 26 और 2 28। 28 के अलावा जो सबसे बड़ा और जो होने वाला है वो है 14 कर्नाटका में, 14 कर्नाटका में, उसके बाद 11 महाराष्ट्र में होने वाले हैं। महाराष्ट्र लगभग पूरा वेस्टर्न महाराष्ट्र जो है वो होने वाला है, लातूर से लेके, लातूर, उस्मानाबाद, सोलापुर के बाद आपके सांगली, सतारा, आपके बारामती का तगड़ा चुनाव होने वाला है। और उसके बाद फिर वहाँ से आप नीचे चले जाएंगे तो आपके पास आ जाती हैं सतारा के बाद आतंकनांगले, फिर कोल्हापुर और फिर सिंधुदुर्ग, और आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी आ जाती है फिर रायगढ़। तो ये महाराष्ट्र में होने वाला है कल 11। उसके बाद 10 कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैं वो उत्तर प्रदेश में जाने वाली है जी, 10, पूरी 10। और उत्तर प्रदेश में यादव लैंड भी इस बार चुनाव में जा रही है। यानी यादव लैंड में जहाँ जहाँ आपके देखिए संभल जो MY का गढ़ है, सबसे बड़ा, यदि MY का कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड है जहाँ M भी हैं और Y भी हैं और दोनों मिलके एक कंक्लूसिव मेजॉरिटी बना सकते हैं, वो है संभल कल जा रही है चुनाव में। साथ में मैनपुरी भी जा रही है जहाँ डिम्पल दीदी हैं। कन्नौज कल नहीं जा रही है, कन्नौज उसके अगले फेज़ में जाएगी जहाँ अखिलेश बाबू विराजते हैं। फिरोज़ाबाद, वो भी यादव लैंड की एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है, लेकिन वहाँ पर पिछली बार हारे थे। मैनपुरी जो है वो MY की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, सही बताऊँ आपको, क्योंकि वहाँ पर यादव अवश्य हैं, बड़ी संख्या में हैं, यानी लगभग 25% ही हैं, और उसके लिए उनको दूसरों की सहायता चाहिए। इस बार उनको थोड़ी तगड़ी वहाँ पर मिल रही है चुनौती। और फिर उसके बाद फिर और दूसरे जो हैं, जो लोध वाले जो क्षेत्र आते हैं, यानी एटा, हाथरस, फिर आगरा के बाद फतेहपुर सीकरी, ये सब क्षेत्र जो हैं, और इधर बरेली वाले जो क्षेत्र हैं, बरेली, बदायूं, आंवला, ये कल जा रहे हैं। बदायूं में और फिरोज़ाबाद में और मैनपुरी में 3 स्थानों पर यादव परिवार चुनाव लड़ रहा है जी। एक जगह आदित्य यादव, शिवपाल सिंह जी के बेटे, मैनपुरी में पत्नी यानी कि डिम्पल यादव, और फिरोज़ाबाद में राम गोपाल जी के बेटे यानी कि अक्षय यादव। तो ये उत्तर प्रदेश की 10 सीटों का है।
8 सीटें मध्य प्रदेश की जा रही हैं चुनाव में। मध्य प्रदेश के चंबल का क्षेत्र जा रहा है चुनाव में। चंबल के साथ साथ उससे लगता हुआ राजगढ़, भोपाल, विदिशा, सागर ये भी जा रहे हैं चुनाव में। 8 प्लस बैतूल की सीट जो पिछली बार छूट गई थी, उसको ओरिजिनली सेकंड फेज़ में था, लेकिन सेकंड फेज़ में वहाँ पर बसपा के प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने के कारण उसको आगे खिसका दिया गया तीसरे फेज़ के लिए। तो अब वो तीसरे फेज़ में चुनाव में जा रही है। तो ये हो गई आपकी मध्य प्रदेश की सीटें। बची हुई छत्तीसगढ़ की 7 सीटें जो हैं वो चुनाव में जा रही हैं। बिहार की 5 सीटें जा रही हैं और पश्चिम बंगाल और असम की 4-4, गोवा की दोनों सीटें जा रही हैं चुनाव में कल, और JNK की अनंतनाग राजौरी की जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है पीर पंजाल के आर पार, जहाँ पर अभी आपने देखा कि आतंकी घटना भी हुई और संभवतः इसी कारण हुई क्योंकि वो यही सबसे इस समय जो सबसे अधिक जो वल्नरेबल यानी सबसे अधिक संवेदनशील एरिया यही है। अब आप कहेंगे कि हाँ बताइए क्या होने वाला है, तो गुजरात के लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं और उसके साथ लगे हुए दमन दीव और उसके अगले कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। वो 28 की 28 बीजेपी को जानी है, शुद्ध बीजेपी को। फिर 14 जो आ रही है आपके कर्नाटका में, अगली जो बताऊँ आपको, तो कर्नाटका की जो 14 सीटें हैं वो हमारे आकलन के अनुसार उसमें से 2 सीटों पर कॉन्टेस्ट है, 2 सीटों पर तगड़ा कॉन्टेस्ट है और 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ नज़दीकी है लेकिन वहाँ पर एज तो भारतीय जनता पार्टी को वो निकल जाएगी और बाकी जो 8 सीटें हैं वहाँ पर क्लियर कट भारतीय जनता पार्टी निकलती दिख रही है। यद्यपि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बार बेलगाम और धारवाड़ में लड़ाई हो सकती है, लेकिन वो केवल जो है आपके मीडिया की बनाई हुई एक शगुफागिरी है, इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। आप कहेंगे कौन सी जहाँ पर लड़ाई हो रही है? वो कोप्पल और बेल्लारी में लड़ाई हो रही है साहब, कोप्पल और बेल्लारी में लड़ाई हो रही है, तगड़ी लड़ाई हो रही है। आइदर वे कहीं भी जा सकती है। मैंने ये दोनों सीटें जो है ये इंडी के खाते में दे दी हैं और मैं 12 सीटें ही मैक्सिमम दे रहा हूँ। वैसे एज है लेकिन लड़ाई जो है आपकी कालाबुर्गी में भी है और लड़ाई जो है वो थोड़ी सी आपके दावणगेरे में भी है। उत्तर कन्नड़ा, चिकोड़ी, बेलगाम, बागलकोट, यहाँ कोई किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। आइए उसके बाद चलते हैं कर्नाटका के बाद। कर्नाटका में 14 सीटें, फिर 11 सीटें जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो क्षेत्र है इसमें देखिए इस 11 जो हैं ये 11 कौन सी हैं सीटें, या आपने अभी मैंने गिना भी दी आपको कि यहाँ पे लातूर, उस्मानाबाद और सोलापुर 3 ये हो गई। उसके बाद फिर बारामती लगती है, बारामती के आगे आप चलेंगे माधा, माधा के बाद में फिर आप पहुँचेंगे तो सांगली, सतारा, सतारा के बाद हाटंगलांगले और हाटंगलांगले के बाद में आपको मिलेगी कोल्हापुर। कोल्हापुर के बाद फिर दोनों कोंकण की सीटें आ जाती हैं, रायगढ़ और सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी। ये 11 सीटें हैं। बारामती में समाचार ये है कि बारामती में सीनियर शरद पवार का मामला ख़त्म हो रहा है, वो टूट रहा है मामला। और जहाँ तक मेरी जानकारी है इसमें आपके 4 सीटें जो हैं वो 2 सीटें एनसीपी लड़ रही है, 2 सीटें शिवसेना लड़ रही है, 7 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की लड़ने वाली 7 सीटों में एक तरफा मामला है, 7 सीटें वो जीत रहे हैं और एनसीपी जो है वो लड़ रही है उस्मानाबाद और बारामती। बारामती जीत रही है, उस्मानाबाद में बताते हैं कि बहुत तगड़ी टक्कर है। उस्मानाबाद वो पीछे भी रह सकती है, हार सकती है। मैंने इसको खाते में दे दिया है सेफ्टी साइकिल में, लेकिन उस्मानाबाद जो है बहुत तगड़ी टक्कर है, कोई भी निकल सकता है। लेकिन यदि जो बारामती का प्रभाव यदि पड़ा उस्मानाबाद में, बगल की सीट है, तो फिर उस्मानाबाद भी निकल जाएगी। फिर शिवसेना की जो 2 सीट हैं वो आपके शिवसेना की यहाँ पर 2 सीट हैं, और शिवसेना की दोनों सीटें भी वो मुश्किल में है, 1 सीट निकलेगी, 1 नहीं निकलेगी। तो ये स्थिति हो गई महाराष्ट्र की। लेकिन बीजेपी की 7 सीटें निकल रही हैं यहाँ पर, लातूर इंक्लूडेड, लातूर, सोलापुर दोनों मिला के। मध्य प्रदेश चलते हैं। मध्य प्रदेश में ये जो क्षेत्र है ये चंबल वाला क्षेत्र है। चंबल में यहाँ पर आप ऊपर से चलेंगे मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना। गुना आप जानते हैं किसकी सीट है। गुना में
यादवों के पुराने महाराजा खड़े हुए हैं, राव साहब, और सामने जो हैं वो पुराने महाराजा सिंधिया, जिनके कि वो राव साहब जो थे वो हुआ करते थे जागीरदार या ज़मींदार कह लीजिए या सूबेदार कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इनके वासल होते थे अंग्रेज़ी में जिसको बोलते हैं। वो वहाँ पर भी मुकाबला वैसा तो नहीं है जिससे पिछली बार तो हार गए थे सिंधिया जी, लेकिन इस बार जीत जाएंगे। ये 4 सीटों के बाद में फिर आपके राजगढ़ की सीट है, दिग्गी राजा लड़ रहे हैं वहाँ पे। दिग्गी राजा जो है रोडमल नागर वहाँ के जो पुराने एमपी हैं उनके सामने खड़े हुए हैं। 2 बार से रोडमल नागर एमपी हैं और इस बार भी ऐसा नहीं लग रहा कि दिग्गी राजा वहाँ पर कुछ भाड़ फोड़ पाएंगे। दिग्गी राजा ट्राई तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन दिग्गी राजा का वहाँ कोई कनेक्ट नहीं रहा है। राघवगढ़ जो उनकी राजधानी है, जो उनकी रियासत है, उसका अब कोई जोर है नहीं। दिग्गी राजा इतने बदनाम हो चुके हैं मध्य प्रदेश की राजनीति में कि मध्य प्रदेश की राजनीति में अब उनको कोई टके सेर नहीं पूछता। राघवगढ़ इत्यादि एक कोई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी हो वहाँ से तो जीत सकते हैं, लेकिन 7 विधानसभा क्षेत्रों वाली राजगढ़ में उनका कोई खेवनहार नहीं है। भोपाल, विदिशा, सागर तीनों साफ साफ बीजेपी के पास हैं। बैतूल वो भी बीजेपी के पास ही आनी है। तो यहाँ पर 8 + 1 9-0 पूरा मामला साफ है, सुपड़ा साफ है। अब बात कर लें 10 सीटों वाली उत्तर प्रदेश की। 10 सीटों मैंने भी आपको बता दिया। संभल, मैनपुरी, ये सीटें निश्चित रूप से जा रही हैं समाजवादी पार्टी के पास। फिरोज़ाबाद और बदायूं, यद्यपि इसमें थोड़ा सा नज़दीकी मामला रहेगा, लेकिन भाजपा प्रत्यक्ष रूप से यहाँ आगे है। इसलिए इस 10 राउंड वाले में 10 कॉन्स्टिट्यूंसी वाले इस राउंड में 8-2 का रिज़ल्ट रहने वाला है। ये है उत्तर प्रदेश का हाल। सो उत्तर प्रदेश हो गया, ये 9 आपके आ गई। छत्तीसगढ़ 7-7-0, नो इफ्स नो बट्स। बिहार की 5 सीटें, 5 सीटों में आपके 1 सीट केवल जो है वो लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी अररिया की। बाकी 3 सीटें जो हैं वो लड़ रही है जेडीयू, यानी कि सुपौल और मधेपुरा और झंझारपुर, और 1 सीट जो है वो लड़ रही है एलजेपी खगड़िया। पाँचों की पाँचों इन्हीं के खाते में आनी है। खगड़िया में मामला थोड़ा टफ है, लेकिन इनका जो एलजेपी का प्रत्याशी है मेरे ख्याल से वही पुराने वाले हैं, महबूब अली कैसर, निकाल लेंगे। फिर 4 पश्चिम बंगाल की जो सीटें हैं वो वहाँ का जो 50% से अधिक वाला जो क्षेत्र है मुस्लिम आबादी वाला, वहाँ पर है। मालदा उत्तर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर जीत सकती है, लेकिन मैं उस मालदा उत्तर को इस बार जो इसलिए नहीं मानता क्योंकि पिछली बार बहुत तगड़ा डिवीज़न हुआ था और इस बार ऐसा दिख रहा है। कल मतदान के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक मेरा आकलन ये है कि अधिकतर मुस्लिम मतदाता तृणमूल कांग्रेस की तरफ जाएंगे और ऐसा यदि होता है तो मालदा उत्तर की सीट दोबारा भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत सकती। इसलिए इस राउंड की 4 सीटों में से एक भी भारतीय जनता पार्टी जीतती नहीं दिख रही है। असम की 4 सीटें ले लें तो असम की 4 सीटों में से एक ही सीट पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। 2 पर यानी बारपेटा और धुबरी पर वो आपके एजीपी लड़ रही है, असम गण परिषद। बारपेटा वो जीतेगी, डुबरी वो जीत नहीं सकता। एयूडीएफ के अलावा बदरुद्दीन अजमल वहाँ से जीतेगा। और बची केवल आपके बोडो पार्टी लड़ रही है, आपकी जो एक ट्राइबल सीट है उससे, और वहाँ से वो बोडो पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित है वहाँ से जीतेगी। आ जाते हैं गोवा पर। गोवा की 2 सीटें हैं। पिछली बार 1-1 हुआ था, इस बार भी 1-1 का ही इम्कान है। साउथ गोवा जो क्रिश्चियन हेवी सीट है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अभी भी स्ट्रगल कर रही है, लगता नहीं कि वो जीत पाएगी। गोवा 1-1। जम्मू कश्मीर 1 सीट है, 1 सीट वो किसी भी हालत में और कोई नहीं जीत सकता। वहाँ पर जो स्थिति है उसके अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीतती दिखाई पड़ रही है। अब इसका टोटल क्या हुआ वो मैं आपको बता देता हूँ। ये टोटल सीटें हैं 94 + 1 95। इनमें से भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है 84 पर, उसके जो एसोसिएट्स हैं यानी कि सहयोगी हैं वो लड़ रहे हैं 11 पर। भारतीय जनता पार्टी यहाँ 75 सीटें जीत रही है 84 में से, और जो उसके सहयोगी हैं वो मैं 1 मिनट आपको देख कर बता देता हूँ, मैंने टोटल किया हुआ है।
वो 11 में से 8 सीटें जीत रही है। टोटल एनडीए जीत रही है 95 में से 83 सीटें। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 104 सीटें जीत चुकी थी भारतीय जनता पार्टी और यहाँ पर 75 सीटें जीत जाएगी, तो तीसरे फेज़ के बाद उसकी टैली हो जाएगी 179। बाकी आपको हम और डिटेल में बताते रहेंगे। और 10 बजे रात में 7 तारीख को मंगलवार को हमारा विशेष बुलेटिन होगा पूरे परिणामों के विश्लेषण के साथ, उसमें अवश्य आइएगा। और कल के जो विश्लेषण होंगे उनको भी अवश्य देखिएगा। कल भाऊ के साथ हम कल मतलब आज शाम को हम भाऊ के साथ बैठेंगे, महाराष्ट्र की बात करेंगे और भी किसी विश्लेषक के साथ बैठ के और भी किसी बड़ी जगह की बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी नए व्यूअर्स से अनुरोध है कि वे कृपया जयपुर डायलॉग्स को सब्सक्राइब करें और जो पुराने व्यूअर्स हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें और अपने मित्रगणों को, अपने जान पहचान वालों को भी जयपुर डायलॉग्स का कंटेंट रेकमेंड करें और सब्सक्राइब कराएं।